गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर कह सकते हैं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व या कंपोनेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग या कंपोनेंट विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ये जो प्रोसेस में आज हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं, ये परीक्षा की स्थिति से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न आते हैं कि सीखने के प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएं, या सीखने को प्रभावित करने वाले का तत्वों को विस्तार पूर्वक बताएं या चर्चा करें। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सीखने एक बालक में सीखने की प्रक्रिया को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और किस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने जब आप परीक्षा लिखेंगे तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये सारे इस सवालों को आज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, जैसे हैं पहला है विद्यार्थी से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। दूसरा है अध्यापक से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। चौथा है वातावरण से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। और आखिरी और पांचवा है अनुदेशन से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्यार्थी से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। पहला है सीखने की इच्छा या इच्छा शक्ति, विल टू लर्न और विल पावर। सेकेंड इज एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक योग्यता। थर्ड इज आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। फोर्थ वन इज बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केवल एक ही कंपोनेंट पर ध्यान देंगे, वो है विद्यार्थी से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर और कंपोनेंट्स रिलेटेड टू लर्नर। इसमें सबसे पहला है विल टू लर्न, सीखने की इच्छा शक्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण सीखने के कारक है, इच्छा शक्ति। कोई बालक तभी सीख पाता है जब उसके पास इच्छा शक्ति हो किसी भी चीज़ को सीखने की, किसी भी विषय को सीखने की। दृढ़ इच्छा शक्ति वो उस बालक को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। अगर उसके पास इच्छा शक्ति है तो वो बहुत ही आराम से अनेकों विषयों को सीख सकता है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, हम बालक को नहीं सिखा सकते हैं। अगर उसके पास इच्छा शक्ति नहीं है और हम जानबूझ करके बालक को सिखाने की कोशिश करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे सीखने के लिए, तब भी वो उसको अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा और सीखने के लिए तत्पर भी नहीं रहेगा। और अगर उसके पास इच्छा शक्ति है, उसमें सीखने के लिए उसके पास रुचि है, उसके पास प्रेरणा है, अंदर से उसको मोटिवेशन मिल रहा है कि वो उस चीज़ को सीखे, तो वो उस चीज़ के बारे में जब वो सीखता है तो वो उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाता है। इसलिए अगर बच्चे को तभी सिखाना चाहिए जब उसमें उस विषय को सीखने के लिए उसमें एक गहरी इच्छा शक्ति हो। और दूसरी बात, अगर उसके पास
उस समय के लिए उसके पास उस विषय को सीखने के लिए अच्छी इच्छा शक्ति या दृढ़ इच्छा शक्ति या थोड़ी भी इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, तो उसको नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको काफ़ी प्रयास से भी सिखाएंगे तो वो उसके पास लंबे समय तक नहीं सीख पाएगा। दूसरा देखेंगे हम लोग शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल अचीवमेंट। हम लोग जानते हैं कि हर मनुष्य के पास एक उसका इनहेरेंट एबिलिटी रहता है, आंतरिक शक्ति रहती है, जिसके द्वारा वो उसमें अलग अलग क्वालिटी अलग अलग बालकों में पाई जाती है। यहाँ भी शैक्षिक योग्यता इसी बात को इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है? कि हर बालक में अलग अलग शैक्षिक योग्यता होती है और हर बालक अलग अलग विषयों को उसी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सीखता है। कुछ बालक आसान विषयों को आसानी से सीखता है क्योंकि उसकी शैक्षिक योग्यता या उसमें वो सीखने की योग्यता जो है वो उस आसान विषयों के लिए सही है। जैसे कि इतिहास है, भूगोल है और भी अन्य विषय जो है जो कि जिसका स्तर या फिर कह सकते हैं जो कि सीखने में आसानी है, उसको बालक आसानी से सीखता है। अब जैसे टेक्निकली बातें आने लगती है, जैसे गणित के विषय में, विज्ञान के विषय में, रसायन शास्त्र के विषय में, भूगोल के विषय में, अर्थशास्त्र के विषय में, जैसे टेक्निकली बातें आने लगती है, कठिनाई का स्तर ऊंचा हो जाता है, तो वो उस विषय को थोड़ा धीरे से सीख पाता है। या फिर सामान्य बालक, और अगर किसी बालक में वैसी शैक्षिक योग्यता है जो वो कठिन विषयों को आसानी से सीख पाए, तो वो उस विषय को आसानी से सीख पाता है। कहने का अर्थ है कि जिस बालक में जिस विषय के प्रति जैसी शैक्षिक योग्यता होती है, वो बालक उस विषय को उसी प्रकार से आसानी से सीख पाता है। तीसरा नंबर है आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। जितना इच्छा स्तर होगा मजबूत, महत्वाकांक्षा स्तर, किसी चीज़ को पाने की इच्छा जितनी मजबूत होगी एक बालक के अंदर, वो उस विषय को सीखने के लिए उतना ही अधिक प्रयासरत रहेगा, कोशिश करेगा, और उसी कोशिश के रहने से, उसी कोशिश के द्वारा, उसी महत्वाकांक्षा के द्वारा वो किसी भी विषय वस्तु को बहुत ही जल्दी सीख पाएगा। और अगर उसके अलावा अगर किसी बालक में सीखने की इच्छा जो है वो उस प्रकार से नहीं रहेगी जिस प्रकार से वो सीखने के लिए उसमें होनी चाहिए, सीखने के लिए जितनी जिज्ञासा, जितनी आकांक्षा, जितनी महत्वाकांक्षा उस बालक में होनी चाहिए, उतना अगर वो उसको सीखने के लिए उतना मेहनत नहीं डालता है, तो उसमें उस तरह के रिज़ल्ट नहीं आएंगे जिस तरह के रिज़ल्ट सिखाने वालों ने अपने सिखाने की विधि में डाली है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सीखने के लिए बालक में आकांक्षा स्तर उतनी ही अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है चौथा नंबर, बुद्धि, इंटेलिजेंस। एक बालक के पास जितनी बुद्धि होगी उसी के अनुसार से वो सीख पाएगा। ये तत्व एक बालक में, ये कंपोनेंट एक बालक को सीखने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धि का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया में या शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास, हमारे क्लासरूम में जितने भी बालक होते हैं, एक स्तर का उसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं होता है। कोई बहुत ही तेज बुद्धि वाले रहते हैं, कोई मध्यम बुद्धि वाले रहते हैं, कोई बहुत कम धीरे से सीखने वाले बुद्धि के बच्चे एक क्लास में रहते हैं। जो बच्चा बहुत ही अधिक बुद्धि वाला होगा, जिसकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, वो किसी भी सिखाए जाने वाले विषय को बहुत ही जल्दी सीख लेगा और बहुत ही लंबे समय तक उसको याद रखेगा। जिसके पास मध्यम बुद्धि है वो
थोड़ा धीरे से सीखेगा और कम समय तक याद रखेगा। और उससे निम्न स्तर के बुद्धि क्षमता वाले बालक उसी सिखाए वाले विषय को एक बार में नहीं सीख पाएगा और काफ़ी जल्दी भूल जाएगा। अब यहाँ 3 तरह के कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, लेकिन जो अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो तीव्र बौद्धिक क्षमता के बालक हैं वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है ये कि जो मध्यम बुद्धि के बालक है, मध्यम भौतिक क्षमता वाले बालक है और जो निम्न क्षमता वाले बालक है, ये लोग भी उच्च क्षमता वाले बालक के समान में आ सकते हैं। बस इसमें शर्त ये है कि जिस प्रकार से अधिक बौद्धिक क्षमता वाले बालक एक प्रयास में किसी भी बात को सीख जाते हैं, कम क्षमता वाले और मध्यम क्षमता वाले बालक को उसी सीखने वाले बात को बार बार सीखते रहना होगा और बार बार दोहराते रहना होगा। इससे इनकी बौद्धिक क्षमता जो होगी वो उच्च बौद्धिक क्षमता के बराबर में आ जाएगी और वो उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो हम लोग बुद्धि को सीखने के तत्वों में बहुत प्रभावकारी मानते हैं, लेकिन ये इतना कमज़ोर प्रभावकारी नहीं है कि एक मध्यम बौद्धिक क्षमता वाले और निम्न क्षमता वाले विद्यार्थी के लिए काफ़ी निम्न प्रभावित साबित होगा। लेकिन इसमें उनको जो मध्यम क्षमता वाले बालक है और जो निम्न क्षमता वाले बालक है उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा अपनी शक्ति के अनुसार से। आगे 5वां नंबर है संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल कंडीशन। एक विद्यार्थी जितना संवेगात्मक तौर पे मजबूत हो वो उतना अच्छे तरीके से सीखता है। ये संवेगात्मक या कह सकते हैं ये इमोशनल कंडीशन एक महत्वपूर्ण कारक है किसी भी बालक को सिखाने के लिए, सीखने के लिए। जो जितना इमोशन होगा वो उतना स्वस्थ मन से किसी भी विषय को सीखेगा। उसके लिए कभी भी वो नेगेटिविटी नहीं लेके आएगा। चाहे किसी भी प्रकार का सीखना हो, अच्छा सीखना हो, अगर गणित भी सीख रहा है 2 + 2 4, तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग से सीखेगा, वो उससे जुड़ करके सीखेगा। अगर क्षेत्रफल सीख रहा हो, अन्य विषयों को, इतिहास सीख रहा हो, भूगोल सीख रहा हो, तो हर में वो अपने भावना को लेके आएगा, इमोशंस को लेके आएगा, तो वो उस विषय को जल्दी सीख पाएगा। लेकिन इसी के उलट अगर उस बालक में इमोशंस नहीं है, भावना नहीं है, बच्चा क्रोधी है, दुखित है किसी विषय को लेकर के, संकोची है, झेपू है जिसको हम लोग कहते हैं, वो उस विषय में अपना भावना को नहीं लगा पाएगा और भावना को नहीं लगा पाने के कारण से वो उसमें ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगा। कितना है? चौथा बुद्धि के बाद 5वां नंबर संवेगात्मक स्थिति और 6ठा नंबर शारीरिक स्वास्थ्य। अभी हम लोग संवेगात्मक स्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं और अब हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य को देखेंगे। सीखने के लिए जो छठा कंपोनेंट है, छठा फैक्टर्स है शारीरिक स्वास्थ्य, इसका भी प्रभाव सीखने में अधिक पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत सारी बातें आ जाती है। एक मनुष्य का स्वास्थ्य, एक मनुष्य का उम्र, एक मनुष्य का शारीरिक क्षमता, ये सारी बातें आ जाती है और ये अक्सर बालक को प्रभावित करती है उसके सीखने के लिए। अगर बालक बीमार है, उसका कोई अंग का क्षमता नहीं है, बालक का एक हाथ खराब है, बालक का एक पैर खराब है, एक आँख खराब है, एक सुन नहीं सकता है, ठीक से बोल नहीं सकता है, अनेकों कारण उसके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। बहुत बार मानसिक कारण भी आ जाते हैं। तो ये जो मानसिक कारण हो जाते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य खास तौर पे,
शारीरिक स्वास्थ्य के कारण उसका सीखना प्रभावित होता है। कुछ और आगे हम लोग देखेंगे। आगे है 7वां मानसिक स्वास्थ्य, 8वां परिपक्वता मैच्योरेशन, 9वां आयु एज। आगे हम लोग देखेंगे 7वां नंबर मानसिक स्वास्थ्य। एक बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी एक तत्व के समान सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है। जिस प्रकार से एक बालक का मानसिक स्वास्थ्य होगा, उसी प्रकार से वो बालक किसी भी सिखाने वाले विषय को सीखेगा। मानसिक स्वास्थ्य एक बालक में अनेकों प्रकार से प्रभावित करती है, या फिर कह सकते हैं कि एक बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो किस प्रकार से बिगड़ता है। घर का परिवेश खराब है, उसका मन खराब है, वो बीमार है जिसके कारण उसका मन खराब है, और अनेकों कारण, आसपास का इन्वायरमेंट जो खराब है जिसके कारण उसका मानसिक स्वास्थ्य वो खराब हो जाता है, और जिसके कारण वो थक जाता है, उसको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, अरुचि का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसके सीखने की क्रिया जो है वो खराब हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य यहाँ उसका खराब हो जाता है, और जिसके कारण वो नहीं सीख पाता है। तो अगर बालक का मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है या अच्छा है, जैसे कि अगर उसका घर का परिवेश अच्छा है इसलिए उसका मन अच्छा है, शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए उसका मन अच्छा है, अनेकों बात के कारण उसका मन अच्छा है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो यहाँ उसका मानसिक स्वास्थ्य जैसे तत्व, बालक के मानसिक स्वास्थ्य जैसे तत्व काफ़ी प्रभावित करते हैं उसको सीखने के लिए। आगे आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी उसको प्रभावित करती है, एक बालक को सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी का या एक बालक का मैच्योरिटी लेवल जितना अधिक होगा उतना अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे जैसे बच्चा जन्म के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरीर में मैच्योरिटी या एडेप्टेशन अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अनुसार से और उसकी शारीरिक शक्ति के अनुसार से बढ़ती जाती है, और उस विकास के साथ साथ वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट करते रह जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक बच्चा पैदाइश के बाद अपने मम्मी पापा को देखता है तो उसके प्रति रिएक्शन करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है अपने मम्मी पापा को छूने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे बड़ा होता है तो चलने का प्रयास करता है, पकड़ने का प्रयास करता है, और जैसे जैसे उसके शारीरिक मैच्योरिटी होती जाती है वैसे वैसे वो धीरे धीरे वो क्रिया करते जाता है। जिस प्रकार से क्रिया करते जाता है उसी प्रकार से उसमें काम भी आते रहता है। अब अगर हम लोग इसको सीखने को देखेंगे तो जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ते जाती है उसी प्रकार से वो उसको सीखने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कि अगर देखें कि जैसे वो पहले क्लास में जाता है, पेन पकड़ने सीखता है, और जितना उसके शरीर में वो शक्ति रहेगी या फिर कहते हैं जितना उसके हाथ में शक्ति रहेगी उसी प्रकार से वो उस पेन को पकड़ेगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा वो उस पेन से उसका उपयोग करता जाएगा, और जितना बड़ा होते जाएगा वो उतने स्पीड से वो लिखता जाएगा। तो यहाँ मैच्योरिटी उसके सीखने के लिए बहुत ही प्रभावशाली होती है। कम समय का छोटे समय में जैसे उसकी शारीरिक शक्ति होती है उसी प्रकार से वो सीखता है, और जैसे बड़ा होता है अपनी जैसी उसकी शारीरिक शक्ति है उसी प्रकार से वो सीखता है। अगला है आयु, एज। सीखने के लिए ये आयु या एज भी बहुत प्रभावशाली तत्व है। इससे बालक के सीखने की क्षमता का पता चलता है।
जितना छोटा बालक रहता है उतना कम वो सीख पाता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उतना उसमें सीखने के लिए ग्राह्यता या फिर एडेप्टेशन बढ़ते जाती है, और एक सीमा तक आने के बाद वो एडेप्टेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि छोटे बच्चों की तुलना में बड़ा बच्चा ज़्यादा सीखता है और बड़े बातों को सीखता है। तो क्योंकि ये कारण इसलिए होता है कि छोटा बच्चा जो होता है वो किसी विषय पे ध्यान केंद्रित कम कर पाता है, उसका ध्यान किसी और जगह पर रह जाता है क्योंकि उसकी आयु कम है, उसके अनुसार से उसकी बौद्धिक क्षमता है। और जब बड़ा बच्चा होता है तो उसकी आयु अधिक हो जाती है और ग्राह्य क्षमता, बौद्धिक ग्राह्य क्षमता या मेंटल एक्सेप्टेंस एबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद वो किसी भी विषय को अच्छे तरीके से सीखता है। तो यहाँ एज भी एक बालक के सीखने में बहुत ही प्रभावशाली सहायक कंपोनेंट होती है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है थकान, पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, स्पर्धा और सम्मान, कंपटीशन एंड रिकॉग्निशन, और अगला है प्रशंसा और निंदा, प्रेज एंड ब्लेम। अभी हम लोग आगे देखेंगे थकान, पुरस्कार एवं दंड, स्पर्धा और सम्मान, और प्रशंसा और निंदा। सीखने का ये तत्व थकान एक बालक को सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अपने ही साधारण से लाइफ में देखेंगे, जब हम लोग शारीरिक या मानसिक रूप से थके हुए होते हैं तो क्या होता है कि हमें किसी बात को न सुनने का मन करता, न समझने का मन करता है और न देखने का मन करता है, और इस कारण से हमारा मन मस्तिष्क हर बात, हर चीज़, उस किसी भी बात को समझने सुनने के लिए इनकार कर देता है। यही कारण, यही बात एक बालक के समय भी होता है जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ होता है। और अगर बालक मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ नहीं होगा तो उत्साहपूर्वक होगा, तो वो किसी भी बात को, किसी भी सिखाए जाने वाले विषय को बड़े ही उत्साहपूर्वक सीख लेगा और जल्दी सीख लेगा। उसके आगे है 11वां नंबर, पुरस्कार और दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये बालक के लिए प्रेरणा का काम करता है, इन्फोर्समेंट का काम करता है। पुरस्कार और दंड एक साधन के रूप में बच्चे के सामने होता है। साधन के रूप में कैसे होता है? अगर बालक कोई अच्छा काम किया, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में फर्स्ट आ गया, दौड़ा बच्चा और फर्स्ट आ गया, किसी कंपटीशन में फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, हर लोग उसको खुश हो जाते हैं और उसको कोई ना कोई पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार के लिए या तो शील्ड के रूप में या किसी उपयोगी वस्तु के रूप में उसको दिया जाता है। इस पुरस्कार को देख करके उसके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी उत्पन्न होती है और अगले बार भी वो इसी प्रकार का कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है, और ये पुरस्कार उसके सीखने को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक इसके उल्टा ही जब किसी बालक को पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है किसी भी गलत कार्य करने को देख करके, तो इसके लिए वो बालक उस काम को रोकने का कोशिश करता है। मान लिया जाए बालक किसी अन्य बालक को मार रहा है, पीट रहा है, या फिर कोई गलत काम किया है, किसी भी गलत काम से किसी दूसरे को हानि हुई है, तो उसको दंड देना उचित है। चाहे वो माता पिता दंड दे, चाहे वो शिक्षक उस बालक को दंड दे। दंड से
वो उस काम को अगली बार करने के लिए उस बालक को रोक रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि ये जो तुम काम किए हो ये गलत काम है और इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। सज़ा की हानि से बालक अगली बार उस काम को नहीं करेगा। ये प्रेरणा करने के ये दो साधन, पुरस्कार और दंड, बालक को सीखने के लिए काफ़ी प्रभावित करते हैं, काफ़ी प्रभाव देते हैं उसको, और वो इस दोनों प्रकार से, पुरस्कार और दंड से, वो बहुत सारी बातों को सीखता है। अगला है 12वां नंबर, स्पर्धा और सम्मान, कंपटीशन एंड रिकॉग्निशन। स्पर्धा, कंपटीशन बालक को पुरस्कार के समान ही सीखने के लिए प्रेरित करती है। बालक के मन में ये डाल दिया जाता है कि अगर तुम उससे अच्छा करोगे, अपनी क्लास में अच्छा करोगे या किसी से अच्छा करोगे, तो तुम अच्छा स्थिति पाओगे अपने लाइफ में, अपने क्लास में, अपने घर में। अच्छे काम करके तुम अच्छा स्थिति लाओगे, और इस प्रकार से कंपटीशन को उसके मन में डाल दिया जाता है, जिससे बालक सीखता है, बहुत सारे काम को सीखता है, कुछ ना कुछ नया करके दिखाता है इस स्पर्धा से। ये पॉजिटिव लर्निंग इस स्पर्धा से एक बालक के सामने आती है। और सम्मान भी यही काम करता है। घर में जब माता पिता अन्य लोगों के सामने या अन्य भाई बहनों के सामने इस प्रकार से दिखाते हैं कि तुम्हारी फलाना बहन को देखो, फलाना भाई को देखो, और वो कितना अच्छा काम किया, तो अगले भाई बहनों को भी इससे प्रोत्साहित मिलता है कि हमें उस भाई बहन से जिसने अच्छा काम किया है हमें सीखना चाहिए। क्लास में भी यही अवस्था होती है, और अन्य समाज में भी यही अवस्था होती है कि जब वो उस प्रकार से सीखता है तो वो अच्छा बताता है। ठीक है। और फिर अगला है प्रशंसा और निंदा, प्रेज एंड ब्लेम। प्रशंसा और निंदा भी इन्फोर्समेंट का काम करती है एक बालक को सीखने के लिए। अच्छे काम के लिए जब उसका प्रशंसा किया जाता है तब वो बालक बहुत सी उत्साहित होता है कि मुझे मेरी प्रशंसा हो रही है, और इस कारण से सीखता है। जैसे अगर हम लोग देख लें कि एक क्लासरूम में बच्चा अच्छा पोजीशन लाया है या अच्छा काम किया है, तो क्लासरूम में शिक्षक उसकी सभी क्लासरूम के बच्चों के सामने प्रशंसा करती है कि फलाना बच्चे ने अच्छा काम किया है, तो उसका मन गदगद हो उठता है और वो सोचता है कि कभी भी अच्छा काम ही करना चाहिए, बुरा काम कतई नहीं करना चाहिए। यही परिस्थिति उसके घर में भी होती है, किसी बालक के घर में भी होती है या कहीं और भी होती है, तो वो हमेशा अच्छा काम करना चाहेगा प्रशंसा से, और वो अगले बार भी यही काम करना होगा। अधिकतर हम लोग जो तेज बुद्धि के बालक रहते हैं, तीव्र बुद्धि के बालक रहते हैं, पहला पोजीशन क्लासरूम में लाने से हम आसानी से, आराम से उसको क्लास में उसकी प्रशंसा करते हैं कि फलाना बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन अपने क्लास में लाया है। तो जब इस तरह की बातें हम लोग करते हैं तो वो और भी उत्साहित होकर के अगले बार के लिए कार्य करता है और फिर से अपना पोजीशन अपने कक्षा में बनाए रखता है। ये जो प्रशंसा करने का है काम है, छोटे बालकों में भी बहुत ही उपयोगी होता है। और साथ ही साथ निंदा करने का, गलत काम जब बच्चा करता है तो निंदा करते हुए बालक को उस काम को करने के लिए रोकना चाहिए। निंदा करने का मतलब ये कतई नहीं है कि उस बालक को बुरी तरह से डांट दिया जाए जिससे उसका अंतः मन प्रभावित हो जाए। उसको रोकने के भी अपने शांत तरीके हैं जिससे उसकी निंदा किया जाए। नहीं, ये काम गलत है, इस तरह के आसान वाक्यों से उसकी निंदा करनी चाहिए। कभी कभार हम गहराई से आंख भी दिखा सकते हैं कि गलत करना हो रहा है, जिससे वो बच्चा थोड़ा सा सहम जाएगा और अगली बार नहीं करना चाहेगा वैसा काम। कभी कभार ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे को दूसरे बच्चे के सामने हल्की झिड़की दे करके उसको निंदा की जा सकती है कि आपका ये जो काम है ये गलत है और अगली बार नहीं किया जाए
तो अच्छा रहेगा। इस तरह से वो बच्चा अपने गलत काम को करने से अगली बार के लिए रोक लेगा और इस प्रकार से वो सही रीति से सीखेगा। तो अभी तक हम लोग देखे थकान, पुरस्कार एवं दंड, स्पर्धा और सम्मान, और प्रशंसा और निंदा। तो अभी तक हम लोग देखे विद्यार्थी से संबंधित सीखने के कारक के रूप में, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर के रूप में। पहला है सीखने की इच्छा शक्ति, दूसरा शैक्षिक योग्यता, तीसरा आकांक्षा का स्तर, चौथा बुद्धि, पांचवा संवेगात्मक स्थिति, छठा शारीरिक स्वास्थ्य, सातवां मानसिक स्वास्थ्य, आठवां परिपक्वता, नौवां आयु, 10वां थकान, 11वां पुरस्कार एवं दंड, 12वां स्पर्धा और सम्मान, और 13वां प्रशंसा एवं निंदा। इन सभी बातें, ये सारी बातें बालक को सीखने के लिए प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो एक बालक को सिखाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आज इतना हम लोग जाने हैं, आगे हम लोग और भी बहुत कुछ जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।